तेजस्वी यादव अनियंत्रित ट्रक ने दरअसल काफिले में टक्कर मार दी और इस हादसे में कई सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर है। दरअसल मधेपुरा से वापस लौट रहे थे तेजस्वी और ये घटना हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे स्थित गोरौल की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बता दें आपको, तेजस्वी यादव बाल बाल बच गए हैं, दुर्घटना के शिकार हो जाते। अनियंत्रित ट्रक ने यहाँ पर काफिले में दरअसल टक्कर मार दी और इस हादसे में कई सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर मिल रही है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, देखिए खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव के काफिले में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। पूरी जानकारी दीजिए, ये घटना कब की और फिलहाल अभी जो सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है? जी देखिए, ये घटना जो है करीब रात 2 बजे के आसपास की घटना है। बताया गया कि तेजस्वी यादव मधेपुरा से कार्यक्रम करके वापस लौट रहे थे और गोरौल के पास वो चाय पीने के लिए उनका काफिला जो था वो रुका था वहां पे। अभी एक ट्रक जो है पीछे से आ रही थी, तेज रफ्तार ट्रक जो है उनके काफिले की जो गाड़ी थी उस गाड़ी को टक्कर मारते हुए भागने लगी। जो उस टक्कर में जो है 3 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। हालांकि भाग रहे ट्रक को प्रशासन ने पकड़ लिया और उसे चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद जो इनके सुरक्षाकर्मी 3 जो घायल हुए थे उन्हें आनंद फानंद में सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद उन्हें फिर पटना ले जाया गया है। तेजस्वी यादव भी साथ में पहुंचे थे सदर अस्पताल। उन्होंने बताया कि इस तरह से वो हादसे का शिकार हुए। हालांकि जो काफिला था वो उस समय रुका हुआ था और तेजस्वी यादव सहित और भी जो सुरक्षा कर्मी थे वो सभी लोग सड़क किनारे खड़े होकर चाय पी रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है। तो एक बड़ी घटना थी और एक बड़ा हादसा होते होते बाल जो तेजस्वी यादव थे वो गाड़ी से उतरकर नीचे खड़े थे, चाय पी रहे थे। इसलिए ये हादसा जो है वो बाल बच गया और बड़ा हादसा एक टल गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रक था, तेज रफ्तार ट्रक थी, उसने गाड़ियों को ठोकर मारा। जो काफिले में 3 गाड़ी शामिल थी, उन 3 गाड़ियों को ठोकर मारा, जिसमें से 3 सुरक्षा कर्मी जो थे वो घायल हो गए। फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है और पुलिस जो है ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। जी ठीक है प्रफुल्ल, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही 14 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है। पश्चिम बंगाल की रहने वाली सभी नाबालिग लड़कियां एक ऑर्केस्ट्रा संचालक रंजना साहब भी गिरफ्तार की गई है। एसपी के निर्देश पर बरौली थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। तो 14 नाबालिग जिनको मुक्त कराया गया है, पश्चिम बंगाल की रहने वाली ये सभी बताई जा रही है। एक ऑर्केस्ट्रा संचालक की भी गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। एसपी के निर्देश पर बरौली थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां ये बड़ी कार्रवाई हुई है। गोविंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। गोविंद, 14 नाबालिग जो ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही थी मुक्त कराया गया, क्या कार्रवाई पूरी? देखिए, ये पूरा मामला बरौली थाना क्षेत्र का है, जहां पर पश्चिम बंगाल की नाबालिग लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा था और इसकी सूचना गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित को मिली थी। उन्होंने महिला थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और फिर बरौली थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। तकरीबन 5 ऑर्केस्ट्रा संचालकों के यहाँ छापेमारी की गई और इसमें से 14 नाबालिग लड़कियों को जो है मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की रहने वाली ऑर्केस्ट्रा संचालिका रंजना सहाय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महिला थाने में ऑर्केस्ट्रा संचालिका रिया कुमारी, दीपा कुमारी, शांति कुमारी समेत अलग अलग 6 लोगों पर दर्ज की गई है एफआईआर। और पुलिस का ये कहना है कि जिले भर में ये छापेमारी अभियान चलाया जाएगा और जिस ऑर्केस्ट्रा संचालकों के यहाँ नाबालिग लड़कियों से काम लिया जा रहा है उनके यहाँ छापेमारी कर न सिर्फ लड़कियों को मुक्त कराया जाएगा बल्कि ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा। जी राहुल। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। मोतिहारी से खबर मिल रही है, जहां पर जेवर के डिब्बे में अफीम की तस्करी की जा रही थी। कार से 1 करोड़ की अफीम जब्त की गई है। पुलिस ने 4 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई की है। तस्करों से पूछताछ कर रही है पुलिस। ढाका थाना इलाके में कार्रवाई हुई है। तो देखिए, यहां पर जेवर के डिब्बे में अफीम की तस्करी का मामला सामने आया है। 1 करोड़ की अफीम जब्त की गई है कार से। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त तौर पर यह कार्रवाई है। अब तस्करों से पूछताछ की जा रही है।
झारखंड के कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। नक्सलियों की तर्ज पर फरार चल रहे अपराधियों पर पुरस्कार की राशि का ऐलान किया जाएगा। इसे लेकर अपराधियों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है और अब एक्शन की तैयारी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में फरार अपराधियों की खैर नहीं। 1 लाख से लेकर 30 लाख तक के इनाम का ऐलान। अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। नक्सल के साथ अपराध मुक्त बनेगा झारखंड। नक्सल मुक्त बनाने के साथ ही अब झारखंड को अपराध मुक्त बनाने की भी पूरी तैयारी है। झारखंड में अब फरार कुख्यात अपराधियों पर 1 लाख से लेकर 30 लाख तक के इनाम की घोषणा की जाएगी। दरअसल नक्सलियों पर इनाम की घोषणा होने के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी, जिसके बाद इसे अपराधियों पर भी आजमाने की तैयारी है। कैबिनेट ने अपने फैसले में अपराधियों पर इनाम की घोषणा से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी है। ये रिवार्ड पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा हथियार था हमारा कि उग्रवाद को राज्य में समाप्त करने के लिए। इसी प्रकार से हम अपराधियों पर भी नकेल कसने के लिए उन पर रिवार्ड घोषित कर रहे हैं। तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा रिवार्ड है। रिवार्ड भी है, एक्शन भी है, कार्रवाई भी है, त्वरित इन्वेस्टिगेशन भी है, एटीएस के द्वारा काम भी है। तो ये सारों को मिलाकर के हम झारखंड को सेफ बनाना चाहते हैं, अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। अपराधियों को झारखंड में 5 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या है वो कैटेगरी और इसमें कितनी इनाम की राशि है, आप भी जान लीजिए। अपराधियों की एक कैटेगरी में 20 से 30 लाख की पुरस्कार राशि रहेगी। इसके लिए अपराधी पर 20 से अधिक कांड दर्ज होने चाहिए। कैटेगरी बी में 10 से 20 लाख तक की पुरस्कार राशि है, जिसके लिए अपराधी पर कम से कम 15 मामले दर्ज होने चाहिए। कैटेगरी सी में 5 से 10 लाख तक की इनाम राशि है, जिसके लिए अपराधियों पर कम से कम 10 कांड दर्ज होने चाहिए। कैटेगरी डी में 2 से 5 लाख तक की पुरस्कार राशि रखी गई है, जिसके लिए कम से कम 5 कांड दर्ज होने चाहिए। सबसे अंतिम कैटेगरी ई है, जिसके लिए 1 से 2 लाख तक की इनाम राशि तय की गई है और इसके लिए अपराधियों पर कम से कम 3 मामले जरूर दर्ज होने चाहिए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इन इनाम की राशि का ऐलान कौन करेगा। 1 लाख तक की इनाम की राशि का ऐलान जिले के एसएसपी, एसपी करेंगे। 2 से 5 लाख तक की इनाम राशि की घोषणा रेंज के डीआईजी की ओर से की जाएगी। 5 से 10 लाख तक की इनाम राशि का ऐलान रेंज के आईजी करेंगे। 10 से 20 लाख तक की इनाम राशि होगी तो गृह मंत्री के अनुमोदन से इसकी घोषणा की जाएगी और अगर 20 लाख से अधिक की इनाम राशि होगी तो सीएम के अनुमोदन से इसकी घोषणा की जाएगी। सभी इनाम की वैधता 2 साल तक रहेगी और सभी कैटेगरी में इनामी अपराधियों की संख्या 400 से अधिक होनी होगी। झारखंड को क्राइम और क्रिमिनल फ्री बनाने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला है, लेकिन इसका लाभ आने वाले समय में कितना मिल पाता है, इस पर नजरें टिकी रहेगी। जरूरत है अपराधियों पर कार्रवाई हो ताकि विदेश में छिपकर क्राइम का साम्राज्य चला रहे गैंगस्टर पर भी नकेल कसी जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और देखिए बड़ी खबर अररिया से मिल रही है, जहां पर भूदान की करीब 7,500 एकड़ जमीन गायब हो गई है। ये जानकारी खुद जिला भूदान कार्यालय मंत्री आदित्य चौधरी ने न्यूज़ 18 को दी। भूदान कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक भूदान यज्ञ कमेटी को जिले में कुल 14,113 एकड़ 22 डेसिमल जमीन दान में दी गई, जिसमें करीब 6,700 एकड़ जमीन भूमिहीनों के बीच वितरित हुई। शेष करीब 7,500 एकड़ भूदान की जमीन अभी भी ट्रेसलेस है। भूदान कार्यालय मंत्री के मुताबिक 2017 में देखिए तत्कालीन डीएम के निर्देश पर भूदान की जमीन का सर्वेक्षण कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट एडीएम अररिया के सुपुर्द कर दी गई थी। वहीं इस नायाब मामले में जब हमने डीएम से पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं एडीएम ने भी इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी। जानकारी की अगर माने तो ट्रेसलेस जमीन की खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही है। भूदान में कुल प्राप्त रकबा 14,113 एकड़ है, जिसमें से लगभग 6,700 एकड़ का वितरण किया गया है, जिस पर बहुतों का दखल कब्जा भी है और बहुत लोगों का दखल कब्जा नहीं भी है। शेष जमीन जो है
वो गोदाम में प्राप्त जो है उसका जो संपुष्ट नहीं है, ब्यौराहीन है, नहीं ट्रेसलेस है। हाँ ट्रेसलेस है जमीन। और अभी तो दान देना बहुत दिन हो गया, अभी तो उसको खोज के निकालना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। सरकार एक तरफ जहां भूमि सुधार को लेकर जो है कई कदम उठा रही है, बसेरा 2 अभियान के तहत जो भूमिहीन है उनको आवास के लिए ज़मीन दी जा रही है। इसी कड़ी में अररिया से बड़ी खबर है। हम बता दें कि यहाँ भूदान की 7,500 एकड़ ज़मीन जो है वो गायब है। 7,500 एकड़ ज़मीन जो है वो लापता है। यह जो जानकारी है भूदान के जो यहाँ अधिकारी हैं, भूदान मंत्री, उन्होंने न्यूज़ 18 को दी है और यह बहुत बड़ी खबर है अररिया से। और बता दें कि भूदान कमेटी द्वारा जो सूची सौंपी गई है उस रिपोर्ट के मुताबिक फारबिसगंज में 1591, रानीगंज में 1474, सिकटी में 1096, नरपतगंज में 913, अररिया में 874, भरगामा में 882, कुर्साकाटा में 605, पलासी में 400 और जोकीहाट में 124 एकड़ जमीन जो है यह ट्रेसलेस है, यानी 7,525 एकड़ जमीन जो है वो गायब है। डीएम अनिल कुमार से हमने पूछना चाहा, उन्होंने साफ तौर पर इसमें कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं अररिया एडीएम जो हैं उन्होंने भी इसकी जानकारी नहीं दी। वहीं पर भूदान के जो मंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अररिया में 7,500 एकड़ जमीन, भूदान की जो जमीन है वो लापता है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां साइबर ठग विवेक सिंह गिरफ्तार किया गया है। 7 करोड़ की ठगी का इसके ऊपर आरोप। MMIPL का फर्जी मालिक बनकर इसने ठगी की। खरगी छापगांव का रहने वाला ये आरोपी है। हरियाणा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज पुलिस की मदद से ये गिरफ्तारी हुई है। तो 7 करोड़ की ठगी का यह आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, साइबर ठग विवेक सिंह गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज पुलिस की मदद से गिरफ्तारी हुई। हरियाणा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब देखिए पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है, विधान परिषद से जुड़ी। दरअसल ये खबर है, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के चैम्बर में लगे कंप्यूटर से छेड़छाड़ हुई है। परिषद के कर्मचारी ने कंप्यूटर का डेटा डिलीट किया। सभापति ने इसकी जानकारी ईओयू के साइबर यूनिट को दी है। ईओयू के साइबर यूनिट की टीम अब पहुंची है विधान परिषद। सभापति के चैम्बर में लगे कंप्यूटर की जांच की गई। जांच के दौरान हकीकत सामने आई है। हार्ड डिस्क को साथ ले गई है ईओयू की टीम। तो देखिए यहाँ पर विधान परिषद की कंप्यूटर के साथ में दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवधेश नारायण सिंह जो कि विधान परिषद के सभापति हैं, उनके चैम्बर में लगे हुए कंप्यूटर से छेड़छाड़ की गई है। परिषद के कर्मचारी ने कंप्यूटर का डेटा डिलीट कर दिया है। अब सभापति ने इसकी जानकारी ईओयू को दी है। अब साइबर यूनिट ने इसकी जब चेकिंग की तो हकीकत सामने आई है। अब हार्ड डिस्क को साथ लेकर चली गई है ईओयू की टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और यहाँ पर साइबर छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। विधान परिषद से जुड़ी दरअसल ये खबर। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां ठनका गिरने से 2 मासूम की मौत हो गई। आम चुनने के लिए ये दोनों बच्चे गए थे। तेज आंधी के बाद ठनका गिरा, दोनों बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। तो ठनका गिरने से 2 मासूम की मौत हो गई है। भागलपुर से ये बड़ी खबर है। आम चुनने के लिए दोनों बच्चे गए थे और दोनों बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ठनके का ये शिकार हो गए और ठनका गिरने से इन दोनों मासूमों की मौत हो गई। देखिए वैशाली से ये खबर है, बाल बाल बच गए हैं तेजस्वी यादव। दुर्घटना के शिकार हुए तेजस्वी यादव। दरअसल अनियंत्रित ट्रक ने काफिले में टक्कर मार दी और हादसे में कई सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर है। घायल सुरक्षा कर्मी को भर्ती कराया गया है। मधेपुरा से वापस जब तेजस्वी यादव लौट रहे थे, ये घटना हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे स्थित गौरौल की बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर को सराय थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर अस्पताल में जब सुरक्षा कर्मियों को भर्ती कराया गया तब की ये तस्वीर, ये देखिए
स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है सुरक्षा कर्मियों को। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित ट्रक ने काफिले में टक्कर मार दी और ये भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम दरअसल सड़क किनारे हाईवे पर कहीं पर बैठकर ये लोग चाय पी रहे थे और वहीं पर अनियंत्रित ट्रक आती है और इनके काफिले में टक्कर मारती हुई आगे बढ़ने लग जाती है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव तो बच गए हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उनके साथ जो कोई लोग मौजूद थे, सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर है। आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी, उनको काफ़ी चोटें आई हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। NH 22 पर गौरोल के पास ये हादसा रात करीब 2 से 3 बजे की ये घटना बताई जा रही है। तेजस्वी यादव बाल बच गए हैं, उनके साथ कई और भी लोग थे, बाकी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी थे उनके घायल होने की खबर मिल रही है। नहीं, देखिए हम लोग पता है कि सुबह 10 बजे से हम लोग चले मधेपुरा गए, मधेपुरा से कार्यक्रम करके वापस आ रहे थे तो चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए थे। चाय जहाँ पीने के लिए रुके हुए थे, एक ट्रक जो है बैलेंस होकर के ठीक मेरे सामने ही बैलेंस होके 2-3 गाड़ियों में टक्कर मारा और 2-3 गाड़ी जो है हमारे सुरक्षाकर्मी खड़े थे, वाहन चालक था, उसके ऊपर जो है गाड़ी आ गई और 2-3 लोग जो है जख्मी हुए हैं। भारत हम एकदम ठीक मेरे 5 फीट की दूरी पे ही और हल्का सा भी इम्बैलेंस करता तो शायद हम लोगों के ऊपर भी वो चीज़ें आ सकती थी। और प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज़ 18 संवाददाता। प्रफुल्ल, तेजस्वी बता रहे थे कि 5 फीट की दूरी से ही हम बच गए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो भी शिकार इस दुर्घटना के हो जाते। बाल बचे हैं, अभी क्या अपडेट है? जी देखिए, निश्चित तौर पे जो हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत भयावह और बहुत खतरनाक हादसा है। तेज रफ्तार ट्रक निकली है और उनके काफिले को टक्कर मारते हुए भाग रही थी आगे। तेजस्वी वहीं पे खड़े थे, चाय पीने के लिए उनका काफिला रुका था और वहीं पे वो खड़े थे। तो बाल ये कहें कि बाल तेजस्वी यादव बचे हैं। इस हादसे का शिकार होते होते वो बाल बचे हैं और उसके बाद ट्रक भागी है। उसके बाद इन लोगों ने प्रशासन को फोन किया। प्रशासन ने टोल प्लाजा, चूंकि सराय टोल प्लाजा आगे पड़ता है, इसलिए टोल प्लाजा पे उस ट्रक को रोका गया और ट्रक चालक और ट्रक को पकड़ लिया गया है। जो सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे उन्हें आनंद फानंद में देर रात ही अस्पताल लाया गया और अस्पताल लाने के बाद उनका इलाज किया गया है। उसके बाद उन लोगों को फिर पटना शिफ्ट किया गया है। पटना लेकर तेजस्वी खुद पहुंचे थे सदर अस्पताल। तो 3 सुरक्षाकर्मी जो थे, उसमें एक दरोगा भी शामिल है जो उनके काफिले में थे, वो घायल बताया जा रहा है। उन लोगों को लेकर फिर तेजस्वी यादव पटना निकले। उन लोगों का इलाज, जो प्राथमिक इलाज होता है, वो प्राथमिक उपचार वहाँ पे किया गया है। तमाम कार्यकर्ता, जो स्थानीय विधायक मुकेश रोशन महुआ विधायक हैं, वो भी देर रात वहाँ पे अस्पताल में पहुंचे थे और तेजस्वी ने खुद रहकर वहाँ इलाज करवाया सबका। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा। और मैं आपको बता दूं कि NH पे जो गाड़ियों की जो रफ्तार है और पिछले कुछ दिनों में हादसे जो हैं वो लगातार बढ़े हैं और गाड़ियां जो है अनियंत्रित और तेज रफ्तार तरीके से, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होते होते चला है। तेजस्वी बाल बचे। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए आपका। और खबर बेगूसराय से है, जहां के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पूर्व मुखिया की जमकर पिटाई की। पुलिस की गुंडागर्दी से नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। हंगामा होने के बाद काफी देर तक भगदड़ जैसा माहौल रहा। जानकारी के मुताबिक लालपुर चौक पर लोहिया नगर थाना पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस पूर्व मुखिया उमेश पासवान को रोककर वाहन चेकिंग करने लगी और उसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने उमेश पासवान की बेरहमी से पिटाई कर दी। चेकिंग में लेते, चेकिंग में खोज रहते सब सामान मिले गए और तकर बाद 4 मिलकर मारे ले। दूसरा गाड़ी पकड़े छे, गाड़ी नहीं चले छे। 5,000 रुपया ने 5,000 घूस मांगे। परेशानी छे। हमर मुखिया जी बाजार से जाय रहथिन, बिना बात को मारे लगलखिन जे कौन जाय छिको, दूसरा छिको से दूसरा गाड़ी पर चढ़ 5,000 रुपया हमको दीजिए। मार डगानों से बबरा उखाड़ दिया पूरे दिन। करने के क्रम में उनसे जाति सूचक भी पूछा गया है और बोला गया है कि लोगों से पता चला जैसे कि मुसहरा दुसार मोटरसाइकिल पर चढ़ते, यह कहकर उनकी पिटाई भी किया गया। किसको? उमेश पासवान है, पूर्व पार्षद हैं। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां के सदर अस्पताल से एक अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिली है। जिले के सदर अस्पताल में भले ही मरीजों के लिए स्ट्रेचर ना हो, लेकिन यहां स्ट्रेचर से सामान ढोया जा रहा है, जो सदर अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है।
ले जाएंगे, स्ट्रेचर का यूज होना है ना। देखिए ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेचर है और स्ट्रेचर से किस तरीके से सामान ढोने में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन स्ट्रेचर से मरीजों को नहीं लेकर जाया जाता बल्कि सामानों का ढोने में यहाँ पर बड़े ही अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है स्ट्रेचर को। और ये तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर व्यवस्था कितनी सही होगी। खबर भागलपुर से है, जहां अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज आंधी और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। आंधी के कारण कई जगह पेड़ की टहनी टूट कर गिर गई, जिससे यातायात बाधित हो गया है। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। में तेज आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है, तो वहीं आंधी के कारण सड़क पर कई जगहों पर पेड़ टूटकर भी गिरे पड़े हैं, जिससे कि कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुई थी। कचहरी चौक की यह तस्वीर है, इस ओर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से आंधी के कारण जो है पेड़ की मोटी मोटी टहनियां जो है वो सड़क पर टूटकर गिरी हुई है, जिस वजह से कुछ देर के लिए यहाँ पर यातायात बाधित हो गई थी। लेकिन फिर इस सभी टहनियों को साइड किया गया है और यातायात को सुचारू किया गया है। बता दें कि जिस तरह से अचानक से भागलपुर में मौसम का मिजाज बदला है और तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई है, तो ऐसे में मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव की भी स्थिति देखने को मिली है, तो वहीं आंधी के कारण सड़क पर पेड़ भी टूटकर गिरे हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जिले में अलर्ट जारी किया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। खबर सासाराम से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से 6 साल पहले एस्केलेटर का काम शुरू हुआ था, लेकिन आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। एस्केलेटर का शिलान्यास तत्कालिक सांसद चेदी पासवान ने भी किया था, लेकिन लगभग काम पूरा होने के बाद भी संवेदक और रेल प्रशासन की उदासीनता के कारण इसे शुरू नहीं किया जा रहा है, जिस कारण बीमार और बुजुर्ग यात्रियों को काफी परेशानी होती है। 70 यहाँ पर आपको ये बता दें कि करोड़ 70 लाख की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो लोग काफी साल से एस्केलेटर की मांग कर रहे हैं, लेकिन काम शुरू होने के 6 साल बाद भी अभी तक उनकी ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। एक दिन कल चालू हुआ, उसके बाद बंद है। अगर से मतलब क्यों बंद है? अब वो तो रेलवे न जानेगा काहे बंद है, का हुआ। बहुत फ़ायदा होगा, जितने भी ओल्ड मैन हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, इसलिए क्योंकि वो उन पैर से भी वो उनका नहीं चलना बन रहा है। अगर एस्केलेटर ये चालू हो जाता है तो बहुत लोग आसानी से वो छत पर पहुंच सकते हैं। और चलिए न्यूज़